हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं MHI 06 की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो। ये आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो रहने वाली है अगर आप MHI 06 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली है। तो हमारे MHI 06 सब्जेक्ट का नाम है भारत में विभिन्न युगों के दौरान सामाजिक संरचना का विकास, इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया थ्रू द एजेस। दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वैदिक साहित्य में अनुष्ठानों की भूमिका, रोल ऑफ रिचुअल्स इन द वैदिक टेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। जून 20 में आया था, दिसंबर 20 में भी आया, दिसंबर 21, जून 23 एंड जून 24 में भी ये एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें आपको जो वैदिक साहित्य था उसमें क्या क्या अनुष्ठान थे, जिसमें कि यज्ञ वगैरह होते थे, हवन वगैरह होते थे, बाकी कर्मकांड वगैरह बढ़ गए थे, तो उन सबको इसमें आपको लिखना है कि जो और उत्तर वैदिक काल था उसमें बहुत ज़्यादा अनुष्ठान बढ़ गए थे। उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह और गृह सूत्र वगैरह ये सब जब इनकी रचना हुई तो इनमें कर्मकांडों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस क्वेश्चन में आपको इस तरह से आंसर देना है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक मध्यकाल में श्रेणियों के उदय, उनकी संरचना तथा उनका संगठन, इसके बारे में। इमरजेंस ऑफ गिल्ड्स इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड एंड व्हाट वाज देयर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 20 में, दिसंबर 20, जून 2022 एंड दिसंबर 24 में। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें इसका आंसर किस तरह से देना है। तो जो प्रारंभिक मध्यकाल था तो इसमें जो व्यापारी थे, शिल्पकार थे, बढ़ई थे, चर्मकार थे, कुछ धातुकर्मी वगैरह थे, उनकी एक तरह की श्रेणियां बन गई थी। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि 18 श्रेणियां थीं और ये जो मौर्य काल था उसमें प्रमुखता इन श्रेणियों का उदय हुआ था। इनमें जो व्यापारिक श्रेणियां बन गई थी, जैसे आजकल के होते हैं जो व्यापारिक सभा होती है या व्यापार मंडल होते हैं, ये छोटे छोटे जो समूह बना लेते हैं, इस तरह से उस टाइम भी ये श्रेणियों का उदय हुआ था। इनकी जो संरचना थी, इनकी संरचना क्या थी, इसमें आम सभा थी जिसमें कि सारे व्यापारी इसके सदस्य होते थे। फिर दूसरी जो होती थी वो गिल्ड का जो प्रमुख होता था, जो श्रेणी का प्रमुख होता था, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे श्रेणी प्रमुख को जेठक। श्रेणी प्रमुख को जेठक बोला जाता था। तो वो सारे काम करता था इसके, वो पूरा प्रशासन का कंट्रोल अपने हाथ में रखता था और इस तरह से। और इनका जो जो संरचना थी वो क्या थी, बहुत सारे व्यापारी मिलके इनमें एक कार्यकारी समिति होती थी, आम सभा में के सदस्य होते थे, फिर इनका गिल्ड का प्रमुख होता था। तो इस तरह से इनका काम चलता था। तो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक खाद्य उत्पादन समाजों की सामाजिक संगठन, इनकी जो सामाजिक संरचना थी, प्रारंभिक खाद्य उत्पादन जो समाज थे उनकी सामाजिक संरचना क्या थी। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 20 में, दिसंबर 20 एंड जून 2022 में। तो इनकी सामाजिक संरचना किस तरह की थी। तो दोस्तों, पहले तो ये एक जनजातीय समाज थे, इनमें सदस्य संख्या 100 से लगभग ज़्यादा हो जाती थी। अब इनको जो संसाधन थे उन पे सबका संयुक्त स्वामित्व होता था और इनकी सबसे छोटी इकाई परिवार थी और ये मूलतः समतावादी समाज था। इसमें एक जनजाति में अनेक गोत्र के लोग होते थे। एक ऐसा जो इनका नेता या लीडर होता था, वो होता था वो वंशानुगत आधार पे ना होके वो होता था अपने गुणों के आधार पे। तो इस तरह से इनका सामाजिक संगठन था और ये पूर्वजों वगैरह की पूजा करते थे। इस तरह का इनका सामाजिक संगठन था जो प्रारंभिक खाद्य उत्पादक समाज थे। दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आजीविक तथा लोकायत। अब दोस्तों, जो आजीविका एंड लोकायत थे, तो ये जो संप्रदाय थे जो कि लगभग हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत या जो दक्षिण भारत वाला इलाका कह सकते हैं, इसमें ये विकसित हुए थे। तो इनका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जून 20 में और जून 21, ये दोनों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आजीवक थे, तो आजीवक को जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक को माना जाता है कि मक्खली गोसाल थे। ये लगभग पूर्ण नियतिवादी लोग थे। ये पूरी तरह से नियति पे डिपेंड रहते थे कि जो कुछ है वो कर्मों में पहले से लिखा हुआ है और हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और ये जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ थी उन पे ये पूरी तरह से निर्भर रहते थे। इनमें मोक्ष का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। ये बस उन्नति, जो हम लोग जिसको मोक्ष बोलते हैं, ये बोलते थे कि जो कर्म के चक्र हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाए।
इनकी जो गुफाएं हैं वो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में इनकी गुफाएं खोदी गई हैं। दूसरे दो जो लोकायत थे, इनको चारवाक भी बोला जाता है। लोकायत दर्शन को चारवाक दर्शन भी बोलते हैं। इनमें इनका क्या था कि ये इंद्रिय ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे, इंद्रियों का जो सुख होता है उसको सर्वोपरि मानते थे, जीवन का आनंद लेने पे ज़्यादा फोकस करते थे। ये आत्मा वगैरह में कोई विश्वास नहीं रखते थे, ये आत्मा में कोई विश्वास नहीं रखते थे, पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं रखते थे। दोस्तों इनका एक महत्वपूर्ण श्लोक बोला जाता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि ये इस चीज में बिलीव करते थे कि ऋण लो और घी पियो। इसका मतलब था कि आराम से जिंदगी अपनी सुखपूर्वक जियो, और इसके आफ्टर लाइफ जो है इसमें वगैरह में ये बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। वेद वगैरह है इनमें यकीन नहीं करते थे, कर्मकांड वगैरह है इनमें यकीन नहीं करते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ये सब लिखना है। दोस्तों चलते हैं हम अगले दोस्तों की क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है तिनाई अवधारणा। तो जो तिनाई कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट प्रमुखतः दक्षिण भारत में जो जमीन का जो वर्गीकरण था, जो हमारा भू थी, उसका जो वर्गीकरण था, उसके वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया था। उन्होंने 5 तरह से उसको वर्गीकृत किया था। तो हर एक को ये जो वर्गीकरण था इसी को तिनाई अवधारणा बोलते थे, इसी को तिनाई बोलते थे। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से थे? इनमें से थे एक तो इसमें पहला था कुरुंजी। तो कुरुंजी क्या था? कुरुंजी था पर्वतीय क्षेत्र। कुरुंजी क्या था दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्र। ये आपको याद रखने हैं कि इनका क्या क्या नाम था। तो कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र था। मुल्लय जो था, मुल्लई चरागाह क्षेत्र था। मरुद्यम था, मरुद्यम नदी क्षेत्र बोला जाता था। नेताल, जो नेताल तिन्ने था उसको तटीय क्षेत्र बोलते थे। और जो पेल्लई था उसको शुष्क वाला क्षेत्र जो होता था उसको पिल्लई बोलते थे। तो ये हमारी जो ये किस लिए विभाजित किया गया था, ये जो उस टाइम की जो कविताएं वगैरह लिखी जाती थी उनमें कवियों ने अपनी कविताओं लिखने की सहूलियत के लिए उसको इस तरह से विभाजित किया था। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिरों की भूमिका। तो जो प्रायद्वीपीय भारत था उसमें प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिरों की भूमिका क्या थी? तो अगर हम आएंगे जो गुप्तोत्तर काल है हमारा, तो उस टाइम तक मंदिरों की काफ़ी संख्या में मंदिर वगैरह बनने लगे थे। मंदिरों को भूमि अनुदान वगैरह मिलने लगा था, ब्रह्मदेय भूमि अनुदान ये सब मिलने लगे थे। इनके मिलने से क्या मंदिर काफ़ी संपन्न हो गए। तो जब मंदिर संपन्न हो गए तो कई मंदिर ऐसे थे जो अपने खुद का व्यापार चलाते थे, कृषि करते थे, और ये बहुत एक कम्युनिटी सेंटर से की तरह से स्थापित हो गई। ये सामाजिक और जो सामाजिक संरचना थी उसमें इनका स्थान महत्वपूर्ण हो गया। धीरे धीरे करके ये समाज में पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगे थे। रोल ऑफ टेम्पल्स इन द अर्ली मीडिएवल पीरियड इन द पेनिनसुलर इंडिया। ये दोस्तों पूछा गया है जून 20 में, दिसंबर 20 में, दिसंबर 21 में, दिसंबर 23 और दिसंबर 24 में। तो दोस्तों आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बलूतेदार कौन थे? ग्रामीण समाज में उनकी भूमिका किस तरह की थी? तो हु वर दी बलूतेदार्स, एग्जामिन देयर पोजीशन इन दी रूरल सोसाइटी। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों जून 20 में एंड जून 2022 में। तो देखिए ये जो दक्षिण का हमारा इलाका था इसमें ये कारीगर थे, मुख्यतः ये दक्कन का जो एरिया था उसमें कारीगर थे। इनकी जो आय थी उसको बोला जाता था बलूता। इनकी आय को क्या बोला जाता था? बलूता। ये बलूते भी इनके कई तरह के होते थे। मुख्य रूप से ये कई बार नगद रूप से पैसा लेते थे, कई बार इनको कृषि उपज में हिस्सा दिया जाता था। ये और इनकी जो हिस्सेदारी थी वो समाज में काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी थी। हालांकि ये निचले तबके के लोग थे, जिनमें से बढ़ई थे, लोहार थे, कुम्हार थे, चमार थे, धोबी थे, नाई, भाट, कोरी, और ये पेशेवर जातियां थीं। हालांकि ये निचले दर्जे के लोग थे, लेकिन इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजपूतों का आविर्भाव। तो राजपूतों का जो हमारा मध्यकाल है आविर्भाव किस तरह से हुआ? तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनका जो आविर्भाव था वो एक राजनीतिक प्रक्रिया थी। कुछ लोग इनको सोमवंशी मानते हैं, कुछ सूर्यवंशी भी मानते हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है वो माउंट आबू के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इनको अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाता है। फिर उन्होंने ये जो इनका जो भाईचारा था इसके आधार पे इन्होंने अपने संबंध स्थापित किए। इन्होंने जो आस पड़ोस की जनजातियां थी उनको अपने कंट्रोल में लिया, विवाह के द्वारा अपने संबंध स्थापित किए एक जगह से दूसरी जगह, और इस तरह से इनकी जो धीरे धीरे करके इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया, जिसको आज हम राजस्थान और गुजरात, यूपी, हरियाणा का जो पार्ट है थोड़ा सा
उसमें इन्होंने धीरे धीरे करके अपना जो राज्य उसकी स्थापना कर ली थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति औपनिवेशिक आधुनिकतावाद की कल्पना थी या ब्राह्मणवादी परंपरा की विरासत? तो रोल ऑफ, सॉरी दोस्तों, इसका इंग्लिश का जो अनुवाद है वो गलत है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है जून 20 में, दिसंबर 2022 में, जून 23 एंड दिसंबर 2023 में। तो दोस्तों इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जो जाति थी वो अंग्रेज जब आए उसके बाद अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए जातियों का जो भारत में वो किया। इसमें मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक थे वो थे निकोलस डक्स। वो ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए जातियों का विकास किया। इनकी एक पुस्तक लिखी थी, कॉस्ट ऑफ माइंड्स। इसमें उन्होंने पूरी तरह से ये बताया था कि अंग्रेजों ने कैसे आके अपने फायदे के लिए जातियों का इस्तेमाल किया। जबकि एक दूसरी तरह के जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि जो हमारी ब्राह्मणवादी परंपरा थी इसी में जाके आगे जातियां विकसित हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपराधिक जनजाति की अवधारणा एंड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब आइडियोलॉजी एंड क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 20 में, दिसंबर 20 एंड दिसंबर 2023 में। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो हमारा औपनिवेशिक जो अंग्रेज थे उन्होंने जब हमें अपना उपनिवेश बना लिया था उसके बाद उन्होंने एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1971 लाया था, 1871 लाया था, जिसमें उन्होंने कुछ जनजातियां थीं जिनको क्रिमिनल घोषित किया था। उनको क्या होता था कि ये खानाबदोश और घुमंती समूह थे, तो इन्होंने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। इनके जो सदस्य थे उनको पंजीकरण कराना होता था अपना। अगर कोई टाइम पीरियड इन्होंने दे दिया था कि 1 महीने 2 महीने में इनको आके थाने में दरोगा को रिपोर्ट करनी है। अगर ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह अपना घर वगैरह परिवर्तन करते हैं तो उसमें इनको पहले से सूचित करना पड़ेगा। और इस तरह से अगर ये इस चीज़ का उल्लंघन करते थे उनको कठोर दंड भी दिया जाता था। तो इस तरह से ये आपराधिक जनजाति की अवधारणा विकसित करी थी कि इन्होंने अंग्रेजों ने। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्कन में सूफीवाद, सूफिज्म इन दी डेक्कन। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जून 20, जून 2023, जून 24 एंड दिसंबर 2024 में पूछा गया है। तो दोस्तों सूफीवाद था वो मुख्यतः रहस्यवादी जो इस्लाम का जो रहस्यवादी हिस्सा था उसका ये सूफीवाद डेवलप हुआ। ये लगभग मध्य एशिया से ये जो सूफीवाद है ये भारत में आया था। इनमें गुरु और शिष्य का ऐसा रिश्ता होता था, जैसे इनको गुरु को बोलते थे मुरीद, गुरु को बोलते थे पीर, शिष्य को बोलते थे मुरीद। और ये जो इनके जो विभिन्न मत थे उनको क्या बोलते थे, सिलसिला बोलते थे। अब जहाँ ये लोग अपनी शिक्षाएं देते थे, धार्मिक शिक्षाएं देते थे, उनको बोलते थे खानकाह बोलते थे। अब भारत में कई सारे जो सिलसिले थे वो विकसित हुए। एक खानकाह जैसे सोहरावर्दी था, चिश्ती था, कादरी था। तो इस तरह के इनको जो हमारा राजनीतिक संरक्षण है वो भी प्राप्त था। तो मुख्यतः ये दिल्ली के दरबार थे, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनसे इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। बहमनी साम्राज्य था उससे इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। बाद में जो बीजापुर, गोलकुंडा, जो अहमदनगर है वहाँ से भी इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। दोस्तों ये राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे और राजा इनके हिसाब से कई बार जो निर्णय वगैरह है वो लेते थे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो इंटरनेशनल माइग्रेशंस इन द 19th सेंचुरी। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है आपका जून 2021, दिसंबर 2021 एंड जून 2024 में। तो दोस्तों जब ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश दुनिया में बहुत सारी जगह स्थापित कर लिए, जैसे कि हमारा था त्रिनिदाद था, मॉरिशस था, फिजी था, जमैका था। तो यहाँ पे जो खेती वगैरह थी या जो भी अपने ये चाय वगैरह के बागान या कॉफ़ी के बागान वगैरह चलाते थे तो वहाँ के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती थी। तो वहाँ के लिए मैन पावर ये भारत से भेजते थे। तो भारत में उनको क्या गिरमिटिया मजदूर नाम की, मतलब ऐसा करके उनको संबोधित किया जाता था। ये इन्होंने पूरी व्यवस्था विकसित करी थी जिसमें यहाँ से मजदूर भेजे जाते थे। लगभग 6 साल के लिए, 5 साल की इनकी अवधि होती थी। इनकी पहले सहमति ली जाती थी, फिर इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता था। उसके बाद इनको वहाँ पे जहाज़ों के द्वारा भेजा जाता था। इनमें कुछ महिलाएं भी होती थी। इनको एक पूरा प्रॉपर लाइसेंस जारी करके वहाँ पे भेजा जाता था। हालांकि इनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके अच्छी नहीं होती थी और ऐसा माना जाता था कि जो एक बार वहाँ चला गया उसके बाद वो
कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार, 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये एग्जाम्स में। तो इसमें हमारे जैसे ब्रह्म सुधार आंदोलन है जो राजा राम मोहन राय ने चलाया था, इसके बाद प्रार्थना समाज है, दयानंद सत्यशोधक समाज है, इन सब की स्थापना हुई धीरे धीरे करके, विधवा पुनर्विवाह वगैरह पे बात हुई, जो बाल बाल विवाह है उस पर बात हुई, शिक्षा वगैरह के लिए बहुत सारे आंदोलन चले, जो स्त्री शिक्षा है उसका वो किया गया, जैसे कि तो इस तरह से 19वीं शताब्दी में बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन चले, तो उनके बारे में इसको आप में इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक संरचना थी वो बहुत ज़्यादा जटिल थी, हालांकि क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, तो इसमें एक अभिजात्य वर्ग होता था, दूसरा लोअर वर्ग जिसको बोलते थे, जो अपर वर्ग होता था वो सिटाडेल में रहता था, वो प्रमुख, और ऐसा माना जाता है कि ये जो अपर वर्ग था यही शासक वर्ग था। जो लोअर वर्ग था उसमें मजदूर थे, खेती किसानी करने वाले लोग थे, व्यापारी थे। तो इनमें काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे हमने जो शहर, जब तक इनके जिन भी शहरों की अब तक खोज हुई है, तो इनसे हमें इनके इस चीज़ के बारे में पता चलता है। हालांकि इनका कोई हमें लिखित में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी जो लिपि है उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हमारा अगला है चैत्य और विहाराज, चैत्याज एंड विहाराज। ये हमारे जो चैत्य थे वो जो इनके पूजा के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनकी जो पूजा के स्थान थे उनको चैत्य बोला जाता था, और जो विहार थे वो रहने के स्थान थे। तो जो मौर्य काल था, मौर्य काल में और स्पेशली अशोक के काल में बहुत सारे चैत्यों और उनका निर्माण हुआ था, चैत्यों विहारों का। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय सामंतवाद, इंडियन फ्यूडलिज्म। तो इसमें किस तरह से भारत में सामंतवाद का उदय हुआ, जो गुप्तोत्तर काल था उसके बाद भारत में सामंतवाद का उदय ऐसा माना जाता है कि उसके बाद हुआ था। तो धीरे धीरे करके जो इनका प्रशासन था जो विकेंद्रीकृत होने लगा था और सामंतों का उदय होने लगा था। ये सामंत जो थे वो किसानों वगैरह पे अपना छोटे छोटे उसमें बना के रूल करते थे, किसानों से कर वगैरह लगान वगैरह वसूल करते थे, फिर ये उसके बाद राजा को ऊपर देते थे। तो इस तरह से भारतीय सामंतवाद का उदय हुआ। लौह धातु विज्ञान, जो आयरन मेटलर्जी थी उसका ऐसा माना जाता है कि जो 1000 ईसा पूर्व के बाद जो 500-600 ईसा पूर्व जब आया, तो जो जब से महाजनपद की शुरुआत हुई उस समय आयरन जो था, लोहा था, वो लोहे की खोज उसी समय हुई। लोहे की खोज होने के फलस्वरूप ही जो हल वगैरह थे, जो कुल्हाड़ियाँ वगैरह थी और जो बाकी उपकरण थे वो लोहे के बनने लगे, बर्तन वगैरह लोहे के बनने लगे, जिससे खेतों वगैरह को आसानी से जोता जा सकता था लोहे के फाल से, जंगल को क्लियर किया जा सकता था लोहे के उससे। तो इस तरह से लोहे की जो उपयोग हुआ उसने एक समाज में अलग ही विकास किया। वैदिक काल में वर्ण क्या था, वर्ण सिस्टम इन वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम क्या था, जो उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में हालांकि वर्ण सिस्टम का जो चलन है वो बहुत कम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण सिस्टम था वो पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुका था। 4 वर्ण के, ऐसा माना जाता है कि 4 वर्ण के लोग थे। जो ऋग्वेद है उसका जो पुरुष सूक्त है जो 10वें मंडल में, उसमें 4 वर्ण के लोगों को माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की, हाँ भुजाओं से क्षत्रियों की और जांघों से वैश्यों की, और उसके बाद पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण सिस्टम था वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका था। दोस्तों हमारा है बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय। तो जो 6ठी और 5वीं और 6ठी ईसा पूर्व की जो सदी थी, 5वीं और 6ठी सदी ईसा पूर्व की, तो उसमें जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड अनुष्ठान वगैरह ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसके लिए जो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी और महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना करी। इनको कई सारे राजाओं का जो राजनीतिक संरक्षण था वो भी प्राप्त था। जैसे अशोक था, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसका प्रचार किया। और इसी तरह से जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन धर्म को अपनाया, उसका प्रचार किया। बाद में जाके उसकी जो मृत्यु है वो भी श्रवणबेलगोला में जो जैन धर्म की
जो संलेखना पद्धति है उसके हिसाब से उसने मृत्यु का वर्ण किया था। औपनिवेशिक वन नीति क्या थी, जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज क्या थी? तो देखिए, जब ब्रिटेन ने हमारे ऊपर पूरा अधिकार कर लिया था, उसके बाद उन्होंने जो हमारे वन वगैरह थे उनको अंधाधुंध काटना शुरू कर दिया। उसके लिए उनको यूरोप में लकड़ियों की मांग बहुत ज़्यादा थी, नाव वगैरह जहाज बनते थे, उनके लिए लकड़ियों की मांग थी। तो जो साल वगैरह के पेड़ हैं, देवदार है, चीड़ है, इनकी हमारे यहाँ भारत से बहुत ज़्यादा निर्यात होने लगा था इसका। और हमारे यहाँ भी जब रेलवे की शुरुआत हो गई तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो नीचे फट्टे डाले जाते थे वो लकड़ी के बने होते थे, तो उसके लिए उन्होंने अंधाधुंध फिर वनों की कटाई करी। खेती का जो एरिया था उसको प्रसार के लिए उन्होंने खेती के जो वन वगैरह थे उनको कटवाना चालू कर दिया। कई बार तो ये ऐसा भी करते थे, किसी को ये एक पर्टिकुलर एरिया ऐसे उपहार स्वरूप दे देते थे और बोलते थे कि इसके वन आप क्लियर कर लो और यहाँ पे खेती वगैरह की आप शुरुआत कर लो। तो इससे नुकसान क्या हुआ, जो झूम खेती वगैरह थी वो सब बंद हो गई। जो जंगलों पे निर्भर रहने वाली हमारी जो जनजातियां थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो चरागाह वगैरह थे वो ख़त्म हो गए। ये सब जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसके नुकसान थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समाजों के अध्ययन संबंधी स्रोत, सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज। तो इसके क्या क्या स्रोत थे? तो इसमें तो एक तो हम पुरालेख विद्या है जिसको एपिग्राफी बोलते हैं, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जो अभिलेख वगैरह हैं, जो कभी हमें स्तंभों पे लिखे मिलते हैं, कभी पत्थरों पे लिखे मिलते हैं, कभी गुफाओं पे लिखे हुए मिलते हैं। इनको जो अभिलेख थे इनको सबसे ज़्यादा प्रमाणिक सोर्स माना जाता है सूचना का। और दूसरा है हमारा इसमें मुद्रा शास्त्र है जिसको हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किसके शासनकाल में किस तरह के सिक्के चल रहे थे। उसमें स्वर्ण के चल रहे थे, चांदी के चल रहे थे या तांबे के चल रहे थे। अगर स्वर्ण के बहुत ज़्यादा चल रहे थे तो इसका मतलब है कि उस शासक का जो शासनकाल था वो बहुत अच्छा खासा होगा, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था होगी वो बहुत उत्तम होगी। उसके बाद हमारे पास पुरातत्व स्रोत है जो जिसमें हम आर्कियोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इनके औजार कैसे थे, इनके रहन सहन का तरीका कैसा था, इनके मिट्टी के बर्तन कैसे थे, ये सब चीज़ें हम पुरातत्व में पढ़ते हैं। इसके बाद साहित्य, अगर कोई लिखा हुआ साहित्य इनका है, जैसे गुफाओं पे कोई चित्र वगैरह बने हुए हैं या ऐसी कुछ पांडुलिपियाँ इन्होंने लिखी थी तो उनको हम साहित्य में पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पलक्कार। तो दोस्तों ये 16वीं शताब्दी में वो तमिल क्षेत्र था, उसके ये योद्धा किसान समुदाय थे और ये आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी शक्तिशाली थे। और ये इनकी भाषा थी जो लगभग ये तेलुगु भाषा बोलते थे। ये गैर ब्राह्मण थे और इनको पलक्कार इसलिए बोलते थे। इनको पलयम जो शिविर होते थे उनका प्रभारी बनाया जाता था। बाद में ये छोटे छोटे रजवाड़ों में वो हो गए। इनके अंडर में 3 गांव से लेके और 2000 वर्ग मील तक का एरिया आता था। और इनको स्थानीय जो सरदार थे अरैयार, उनके ये उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इन्होंने बाद में जो जब विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया तब इन्होंने अपना जो महत्व था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। नैनार और अलवार, दोस्तों ये जो भक्ति संत थे नैनार और अलवार, तो जो नैनार थे वो शैव थे और जो अलवार थे वो वैष्णव थे। तो नैनारों में ऐसा माना जाता है कि 63 जो संत हुए थे उनमें एक महिला थी जिनको करैयक काल बोलते हैं और इनका जो साहित्य लिखा हुआ है उसको तेवरम बोलते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो वैष्णव जो अलवार थे वो वैष्णव थे, इनमें 12 संत माने जाते हैं, इसमें एक महिला थी, इनका नाम अंडाल है। इनका जो काव्य है उसको नलैरा दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। इन नैनार और अलवार दोनों को शाही संरक्षण प्राप्त था। इन्होंने गीत लिखे, कविताएं लिखी, मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए गीत लिखे और ये दोनों लगभग एक दूसरे के समकालीन ही थे। दोस्तों हमारा अगला है संगम साहित्य। तो संगम लिटरेचर जो है, तो दोस्तों इसका जो दक्षिण भारत का ये जो साहित्य है उसको संगम साहित्य कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का माना जाता है। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे जो गीत वगैरह हैं वो लिखे, काव्य संग्रह हैं स्पेशली इसमें। तो इन्होंने कई इसमें महाकाव्य वगैरह भी लिखे हैं, जैसे शिल्पदिगारम है, मणिमेखलाई है, ये महाकाव्य वगैरह लिखे थे। इसी टाइम में एक संस्कृत तमिल ग्रामर की रचना हुई जिसका नाम है तोल्काप्पियम। तो ये इनके जो संत थे वो जो आम लोगों का जीवन था उस पे ये कविताएं लिखते थे, वो लिखते थे। इनको राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, तो ये राजाओं की जीत वगैरह की विजय थी उसके भी वो उसकी जीत वगैरह पे ये कविताएं वगैरह लिखा करते थे। तो दोस्तों हमारा
अगला क्वेश्चन है पंच या पंच मुकद्दम कौन होता? तो दोस्तों ये 16वीं शताब्दी के जो हमारा ब्रज का क्षेत्र था, तो यहाँ पे उनको ब्रज भाषा में पंच बोला जाता था। तो और इन्हीं को अगर हम फारसी भाषा में बोले तो उनको मुकद्दम बोलते थे। तो ये जो सामूहिक एक समूह का जो मुखिया होता था उसको पंच या मुकद्दम बोल देते थे। तो ये वृंदावन दस्तावेज है, उसमें इनका जिक्र आता है। इनको ऐसे माना जाता है कि ये लगभग आनुवंशिक उत्तराधिकार से शुरू होते, मतलब इनका उत्तराधिकार जाता वो आनुवंशिक रूप से चलता था। ये धर्म परिवर्तन कर सकते थे, धर्म परिवर्तन करने से इनका जो पंच का जो दर्जा था वो जाता नहीं था। और एक समय में परिवार का एक ही सदस्य ये पंच या मुकद्दम रह सकता था। इनकी जो बैठकें थी तो गांव का चौपाल था, वहाँ पे बैठकें हुआ करती थी और वहाँ पे ये बैठ के कृषक समुदाय के हितों के बारे में सोचा करते थे, उसके बारे में ये फैसले लिया करते थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से एक बार पढ़ के जाते हैं तो निश्चित ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी वीडियो से मिल जाएंगे और आप निश्चित ही एक अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।